सोचिए एक शांत और सामान्य सुबह हो, बाहर हल्की बारिश हो रही हो, घर में पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा हो और बच्चे क्रिसमस की तैयारी को लेकर उत्साहित। किसी को भी अंदाजा ना हो कि कुछ ही देर में उनका अपना घर ही की सबसे बड़ी कैद बन जाए। सिएटल के पास रहने वाला जेसन अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा हो, लेकिन अचानक उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती, फोन और इंटरनेट काम करना बंद कर देते हैं और घर के चारों तरफ एक रहस्यमय दीवार जैसी चीज दिखाई देने लगी, जिसे पार करना नामुमकिन है। अब पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों में कैद है और किसी को नहीं पता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या इस सरकार का कोई गुप्त प्रयोग है? क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ, या फिर इस रहस्यमय दीवार के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसकी किसी ने कल्पना तक ना की? आइए जानते हैं कि जेसन और उसका परिवार इस रहस्यमय कैद में कैसे फंसता है और इस डरावनी परिस्थिति से बाहर निकलने के उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग स्टोरी। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट हाउस। फिल्म की शुरुआत सिएटल के पास मौजूद एक शांत समुद्री इलाके से हुई, जहां जेसन नाम का एक बेरोजगार इंजीनियर मछली पकड़ने के बाद वापस लौट रहा होता है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगे। मौसम बिगड़ने से पहले जेसन घर जाने का फैसला करता है। मौसम विभाग ने सिर्फ तेज बारिश और समुद्र के किनारे बाढ़ आने की संभावना जताई हो, इसलिए किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि असल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। घर पहुंचने के बाद जेसन नाश्ते के लिए डोनट्स लेकर परिवार के बाकी लोगों को जगा देता। इसके बाद सभी लोग एक साथ मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी एन जेसन को याद दिलाती कि कैसिडी को खाना मत देना, क्योंकि उसने अभी अपनी दवा ली है। नाश्ते के दौरान ग्राहम बताता है कि उनकी स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है। जेसन मजाक करते हुए कहता है कि शायद उनका घर अब इतना पुराना हो गया है कि चीजें भी काम करना बंद कर रही है। एन कहती है कि अगर जेसन तैयार हो तो वो कभी भी ये घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार है, लेकिन जेसन उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने लॉटरी के 2 टिकट्स खरीदे हैं। एन उसको समझाती है कि जो भी परेशानी चल रही है उसके लिए सिर्फ जेसन खुद को जिम्मेदार ना माने। इसके बाद वो बताती है कि अगले दिन एक आदमी घर की चिमनी में आई दरारों को देखने आने वाला है। उसके अनुसार शायद यही चिमनी किसी तरह पूरे घर को संभाले हुए है, क्योंकि घर की नींव काफी कमजोर है। इसी बीच बच्चे जेसन से क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए बाहर चलने की जिद करते। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए जेसन पहले उन्हें मना कर देता है, लेकिन ग्राहम उसे उसका किया हुआ वादा याद दिलाता है। आखिरकार जेसन बच्चों की बात मान जाता है और सभी लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगते। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। घर का एक भी दरवाजा या फिर खिड़की खुल ही नहीं रही होती। शुरुआत में उनको लगता है कि शायद ये बच्चों की कोई शरारत है, लेकिन कुछ ही देर में उनको पता चलता है कि घर का इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो चुका है। अब जेसन को समझ आने लगता है कि ये मामला गंभीर है। वो पूरी ताकत लगाकर घर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उल्टा जेसन इतनी जोर से पीछे जाकर गिरता है कि सब घबरा जाते हैं। इसके बाद जेसन एक लंबी लोहे की छड़ उठाता है और खिड़की का शीशा तोड़ देता है, लेकिन खिड़की टूटते ही बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरे घर के चारों तरफ बारिश जैसे दिखाई देने वाली एक अजीब और रहस्यमय दीवार बनी हुई होती है। अब उन्हें साफ समझ आ जाता है कि वो लोग अपने ही घर के अंदर पूरी तरह कैद हो चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये होती है कि सिर्फ उनका ही घर नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला इसी रहस्यमय दीवार के अंदर फंस चुका है। तभी उन्हें अपनी पड़ोसन सूजन दिखाई देती, जो सुबह की दौड़ लगाकर वापस लौट रही होती। जेसन और एन उसको आवाज लगाते हैं और मदद लाने के लिए कहते हैं। सूजन उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो मदद लेकर वापस आएगी। धीरे धीरे दूसरे पड़ोसी भी अपने अपने घरों की खिड़कियों पर दिखाई देने लगे। चूंकि फोन और इंटरनेट दोनों बंद हो चुके होते हैं, इसलिए लोग कागज पर संदेश लिखकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कुछ लोगों को लगता है कि ये सरकार का कोई गुप्त प्रयोग है, जबकि कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ने लगते, लेकिन किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं होती। बच्चों को डर से बचाने के लिए जेसन और एन उनका ध्यान दूसरी ओर लगाने की कोशिश करते। वो खिड़की से बाहर दिखाई देने वाले अपने पड़ोसियों के बारे में बच्चों को बताते। वो कहते हैं कि सामने रिचर्डसन है, फिर सूजन का पति ग्रेग, कुत्ते वाली औरत और वो बेवकूफ आदमी जो अपने नाव लेकर घूमता रहता है। रात होने पर जेसन परिवार को समझाता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है कि फिलहाल वो सुरक्षित है और घर में उनके पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। कुछ देर के बाद बच्चे सोने चले जाते हैं, लेकिन एन के लिए खुद को शांत रखना इतना आसान नहीं होता है। वो
जेसन के सामने स्वीकार करती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और उसे अपने माता पिता की भी चिंता हो रही है। जेसन एन को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था। कुछ समय से उसे बार बार ऐसे डरावने सपने आ रहे थे कि कोई बहुत बुरी चीज होने वाली है। इसी वजह से उसने चुपके से एक बंदूक खरीद ली थी। एन इस बात से नाराज होती कि जेसन ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई, खास करके तब जब घर में बच्चे भी हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जेसन से कहती है कि बंदूक रखने से पहले वो उसको चलाना सिखा दे। उधर जेसन उस रहस्यमय दीवार को तोड़ने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती है। जब एन उसको देखने आती है तो जेसन बताता है कि बारिश जैसी दिखाई देने वाली वो अजीब दीवार पूरे घर को चारों तरफ से बंद कर चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात ये होती है कि घर के अंदर ताजी हवा अभी भी आ रही होती, इसलिए दम घुटने का खतरा फिलहाल नहीं होता। एन को लगता है कि उन्हें बस बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जेसन बताता है कि ये दीवार किसी इंसान द्वारा बनाई हुई लगती ही नहीं है। एन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बस उससे कहती है कि घर में जहाँ जहाँ ये दीवार दिखाई दे रही है उन्हें ढक दो ताकि बच्चे उसे देखकर डरे नहीं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। जेसन और एन को उम्मीद होती कि शायद बारिश के साथ वो रहस्यमय दीवार भी गायब हो गई होगी। वो दोनों तुरंत मेन दरवाजे के पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। और हैरानी की बात ये होती है कि ग्रैहम और रूथ बिल्कुल शांत रहते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उनके माता पिता किसी न किसी तरह इसका हल जरूर निकाल लेंगे। धीरे धीरे ये परिवार इस नई जिंदगी का एक नियम बना लेता है। एन कुछ नियम तय करता है ताकि घर के अंदर का जीवन जितना हो सके उतना नॉर्मल बना रहे। जेसन खाने का सामान गिनकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और सभी को पानी, बिजली और गैस बचाने की हिदायत देता है। साथ ही में वो बच्चों को समझाता है कि ये परेशानी हमेशा नहीं रहने वाली और वो और एन उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जेसन बच्चों को घर पर पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। आखिरकार वो पढ़ाई छोड़कर उन्हें मछली साफ करने का तरीका सिखाने लगता है। इसके लिए वो रूथ के खिलौनों का इस्तेमाल करता है। अब इसी दौरान वो बच्चों को बताता है कि कभी उसके पास अपनी मछली पकड़ने वाली नाव हुआ करती, लेकिन परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे वो नाव बेचनी पड़ी थी। और जब एन बच्चों को चाकू लेकर अभ्यास करते हुए देख तो वो जेसन को डांट देती है। जेसन उसे समझाता है कि बच्चे सावधानी से कर रहे हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन एन टमाटर काट रही होती। जेसन टमाटर के बीज फेंकने वाला होता है कि तभी एन उसको रोक देती। वो उन बीजों को सुखाकर रखने का फैसला करती ताकि आगे चलकर उनसे अपने घर में टमाटर उगाए जा सके। इसी बीच जेसन हाथ से लिखे मैसेजेस के जरिए मैक्स से बात करता है। मैक्स उसको बताता है कि ये रहस्यमय घटना अब लगभग 5 ब्लॉक तक फैल चुकी है। दोनों आपस में अपनी नौकरियों के बारे में भी बात करते। मैक्स बताता है कि वो पहले दांतों का डॉक्टर था और अब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसके घर में खाने का सामान तेजी से खत्म हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में जेसन का परिवार धीरे धीरे इस नई जिंदगी का आदी होने लगता है। वो खुद को व्यस्त रखने के लिए घर में नाचते हैं, फिल्में देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पहले से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते। एन घर में खाना उगाने की कोशिश करती रहती, जबकि जेसन घर के बाकी काम संभालता है। फिर क्रिसमस का समय आ जाता है। परिवार घर के अंदर क्रिसमस का पेड़ लगाता है और खिड़कियों से अपने पड़ोसियों को भी क्रिसमस मनाते हुए देखता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, लेकिन उसी रात जब रूथ और ग्रैहम ऊपर अटैक में होते हैं तो रूथ अचानक ग्रैहम से कहती है कि उसको लगता है कि वो रहस्यमय क्रिएचर फिर से बाहर दिखाई दिया है। ग्रैहम उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है और कहता है कि शायद वो कोई जानवर हो। कुछ समय के बाद परिवार के खाने का सामान काफी कम हो जाता है। बच्चों को खाना पसंद नहीं आता और वो खाना खाने से मना कर देते हैं। जेसन बिना कुछ कहे उनकी प्लेटें उठाता है और बचा हुआ खाना खुद खा लेता है। तभी रूथ कहती है कि उसने बाहर किसी को देखा है। एन को लगता है कि शायद रूथ को सिर्फ भ्रम हुआ है, लेकिन जब रूथ बार बार कहती है कि उसने उसी बारिश वाले क्रिएचर को देखा है तो जेसन अपना आपा खो बैठता है। वो रूथ को याद दिलाता है कि बाहर कोई नहीं हो सकता, कि हर कोई अपने अपने घरों के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन कुछ ही पल के बाद जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूथ से माफी मांग लेता है। इसी बीच एन परिवार के लिए घर भरी कुकीज बनाकर सबको चौंका देती है। हालांकि उनमें असली चीनी नहीं होती, फिर भी बच्चों के लिए ये किसी खास तोहफे से कम नहीं थी। उस रात एन और जेसन अकेले बैठकर सोचते हैं कि ये पूरी सिचुएशन उनके बच्चों पर किस तरह असर डाल रही है। वो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ हो सकता है वो लोग कर रहे हैं। जिसके
बाद हम देखते हैं कि जेसन एन से कहता है कि अजीब बात, लेकिन इस कैद ने उसे एक तरह से पहले से ज्यादा खुश कर दिया है, क्योंकि इस दौरान उसे अपने परिवार के साथ इतना समय बिताने का मौका मिला है। तभी एन की नजर बाहर एक फॉक्स पर पड़ती, जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। परिवार एक दूसरे को क्रिसमस के छोटे छोटे तोहफे देते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से एन को मिलने वाला तोहफा सबसे खास होता है। रूथ और ग्राहम उसे वो पहला टमाटर दिखाते हैं जो एन द्वारा बचाकर रखे गए उन्हीं बीजों से उगा होता है। ये देखकर एन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने डर और अनसर्टेनिटी के बीच वो छोटा सा टमाटर उसके लिए इस बात का सबूत होता है कि शायद इस अजीब कैद के बावजूद जिंदगी अभी भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन परिवार की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक। अचानक से रूथ की नजर बाहर मिसेस रिचर्डसन पर पड़ती है। वो घर के बाहर खड़ी होकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही होती है। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उस रात रूथ की नींद खुल जाती, वो अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती। तभी उसे बाहर से एक बहुत तेज और अजीब सी आवाज सुनाई देती। रूथ खिड़की से बाहर देखती है और उसे सूजन दिखाई देती है। वो तुरंत बाकी परिवार को बुलाती है। जेसन और एन दौड़कर खिड़की के पास आते हैं। सूजन उनसे मदद की गुहार लगाती है और बताती है कि बाहर मौजूद लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी सूजन को अपने पास कुछ हलचल महसूस होती है। वो परिवार से कहती है कि तुरंत छिप जाओ, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक अदृश्य ताकत अचानक सूजन को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए दूर ले जाने लगती है। सूजन चीखती रहती है और उसी पल एक तेज रोशनी चमकती है। अगले ही पल सूजन गायब हो जाती है। ये देखकर जेसन समझ जाता है कि अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। वो पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और घर के लिए कुछ नए नियम बना देता है। बारिश के समय कोई भी खिड़की के पास नहीं जाएगा और हर समय पर्दे बंद रखे जाएंगे। अगले दिन जेसन बच्चों की पढ़ाई के बजाय उनके लिए सेल्फ डिफेंस और एक्सरसाइज की क्लास शुरू करता है। ग्राहम पूरे घर के चक्कर लगाकर दौड़ता है, जबकि रूथ हवा में लटकने वाले कपड़ों की मदद से अभ्यास करती। तभी उनकी चिमनी के ऊपर लगा ढक्कन अपनी जगह से खिसक जाता है। इससे बाहर की तरफ जाने वाला एक बहुत संकरा रास्ता दिखाई देता है। क्योंकि रूथ आकार में छोटी होती, इसलिए परिवार को लगता है कि वो उस संकरी जगह तक पहुंच सकती। वो हवा में लटकने वाले कपड़े को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर रूथ को ऊपर चिमनी की ओर खींचते हैं ताकि वो बाहर की स्थिति देख सके। रूथ किसी तरह उस छेद तक पहुंच जाती, लेकिन रास्ता इतना संकरा होता है कि बाहर सिर्फ उसका हाथ ही जा पाता है। वो कुछ महसूस करने की कोशिश करती है और फिर वापस नीचे आ जाती। कुछ समय के बाद परिवार के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो जाती। कैसिडी की दवा का असर खत्म होने लगा था और वो दर्द से कराहने लगा। जेसन समझ जाता है कि अब उनके पास उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो एन से कहता है कि बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाओ। इसके बाद जेसन कैसिडी को हमेशा के लिए सुला देता है। बाद में एन सुझाव देती है कि हमें कैसिडी का अंतिम संस्कार करना चाहिए, लेकिन जेसन एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर एन भी डर जाती है। वो कहता है कि अगर भविष्य में खाने की कमी और बढ़ गई तो कैसिडी के मांस को सुरक्षित रखकर खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एन इस विचार से पूरी तरह टूट जाती है, पर फिर भी वो जेसन से कहती है कि वो जो भी करने वाला है उसके बारे में उसे कुछ मत बताना। जेसन कैसिडी के मांस को अलग करके फ्रीजर में रख देता है। इसके बाद वो कैसिडी के बाकी अंगों को चिमनी के रास्ते बाहर फेंक देता है ताकि बाहर घूम रही लोमड़ी उन्हें खा सके। लेकिन जैसे ही बारिश दोबारा शुरू होती है वो लोमड़ी वहाँ से भाग जाती। परिवार तुरंत सारे पर्दे बंद कर देता है और चुपचाप इंतजार करने लगता है। लेकिन रूथ अपने माता पिता की चेतावनी भूलकर अपनी खिड़की के पास रखे पौधे को लेने चली जाती। तभी बाहर मौजूद रहस्यमय जीव अचानक से गुर्राने लगता। पूरा परिवार डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आवाज तक करे। काफी देर बाद जब बाहर का खतरा टल जाता है, रूथ डरकर वापस अपने माता पिता के पास भाग। एन उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती। समय बीतता जाता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। अब खाने की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। रूथ लगातार भूख की शिकायत करती। जेसन अपनी थाली का हिस्सा भी उसको दे देता है, लेकिन रूथ की भूख फिर भी नहीं मिटती। वो दौड़कर फ्रिज के पास जाती, लेकिन एन उसको रोक देती है। लेकिन जेसन एन से कहता है कि उसे देखने दो। रूथ जब फ्रिज खोलकर देखती है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। वो अलमारियां भी खोलती है, लेकिन वहाँ भी सारा खाना खत्म हो चुका होता है। ये देखकर रूथ का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती। भूख और कमजोरी के कारण एन भी अचानक गिर पड़ती, लेकिन जेसन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। पर एन को लगता है कि उनके पास अब उम्मीद करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तभी ग्राहम एक्वेरियम के पास से कुछ मछलियां लेकर आता है और कहता है कि इन्हें पकाकर खा लेते हैं। अपने परिवार के लिए ग्राहम को इस तरह आगे आता देख
देखकर एन के अंदर थोड़ी उम्मीद फिर से जाग जाती। अब इसी दौरान जेसन को एक और तरीका समझ आता है। उसे पता चलता है कि बाहर फेंका गया मांस जानवरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए वो उस मांस का इस्तेमाल जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बनाने में करने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक गिलहरी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। काफी लंबे समय बाद परिवार को पहली बार पेट भरने लायक खाना मिलता है, लेकिन जेसन और एन जानते हैं कि इस तरह कुछ छोटे जानवर पकड़कर हमेशा गुजारा नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो घर के अंदर ही खाना उगाने का फैसला करते हैं। वो घर के फर्श के एक हिस्से को काटकर वहाँ पर छोटी सी बगिया बनाना शुरू कर देते। समय के साथ परिवार इस नई जिंदगी के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाता है। वो घर में खाद बनाते हैं, पौधे उगाते हैं और जानवरों को पकड़ने के लिए नए नए जाल तैयार करते हैं। बाहर की दुनिया में हालात लगातार खराब होते जा रहे होते हैं। बहुत से लोग भूख से मर चुके थे और कई लोगों की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन जेसन का परिवार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। वो हर दिन किसी न किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करते रहते हैं। फिर समय और तेजी से बीतता है। कई साल गुजर जाते हैं और आखिरकार घर की बिजली भी पूरी तरह बंद हो जाती है। इस रहस्यमय कैद को शुरू हुए 5 साल हो चुके हैं। अब ग्रैहम और रूथ बड़े हो चुके हैं। दोनों अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इसी घर के अंदर बिताकर बड़े हुए हैं। घर के बाहर का पूरा मोहल्ला लगभग सुनसान हो चुका है। ज्यादातर पड़ोसी या तो मर चुके हैं या वो वहाँ से गायब हो चुके हैं और अब उस शांत मोहल्ले में सिर्फ कुछ ही घर ऐसे बचे हैं जहाँ जिंदगी अभी भी किसी तरह चल रही है। जेसन अब भी हर दिन बाहर मौजूद जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार के लिए खाना जुटाता है। एक दिन एन उसके बाल काटते हुए उससे कहती है कि जैसे जैसे ग्रैहम बड़ा हो रहा है वो अंदर ही अंदर काफी परेशान और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इसी बीच जेसन अपने बनाए हुए जाल में भी बदलाव करता है कि अब जैसे ही कोई जानवर जाल में फंसता है वो अपने आप खिंचकर सीधे घर के अंदर आ जाता है। साल दर साल बारिश लगातार होती रहती और इसका असर उनके घर पर भी पड़ने लगता है। लगातार पानी जमा होने के कारण घर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगता है। कुछ समय के बाद जेसन परिवार को एक और चीज दिखाता है। उसने अपनी पुरानी कार को ठीक कर दिया होता है। ग्रैहम ये देखकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो इस घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जेसन उससे असहमत होता है। वो कहता है कि उन्हें अपना काम करते रहना होगा क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन बारिश रुक जाए और उन्हें इस घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। ये बात ग्रैहम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती। आखिरकार ग्रैहम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाद में एन जेसन से कहती है कि बच्चे उसके सामने ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन जेसन उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के बजाय सिर्फ उन्हें जिंदा रखने में लगा हुआ है। जेसन को एहसास होता है कि एन सही कह रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बदल पाता एक और भयंकर तूफान आ जाता है। परिवार एक बार फिर से घर को पूरी तरह बंद कर देता है। तभी इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। घर का मेन डोर अचानक अपने आप खुल जाता है और उसी रास्ते से एक रहस्यमय क्रिएचर घर के अंदर घुस आता है। परिवार के सभी लोग छिप जाते हैं। वो क्रिएचर धीरे धीरे घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगता है। उसके शरीर से निकलने वाली भयंकर ठंड के कारण एन ने जो कई सालों की मेहनत से घर के अंदर पौधे उगाए थे वो देखते ही देखते मरने लगते हैं। ये देखकर एन बुरी तरह टूट जाती है। वो जेसन से बंदूक मांगती है ताकि वो उस जीव को मार सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जीव को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो घर से बाहर चला जाता है। उस जीव के बाहर निकलते ही ग्रैहम सबको तुरंत घर से भागने के लिए कहता है, लेकिन जेसन उसको रोक देता है और कुछ ही पल के बाद घर का मेन डोर फिर से बंद हो जाता है। तभी रूथ की नजर जमीन पर जमा उस पानी पर पड़ती है जो वो जीव अपने साथ अंदर लेकर आया था। वो ध्यान से उसको देखती है और कहती है कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये समुद्र का खारा पानी है। रूथ अब एक नई पॉसिबिलिटी के बारे में सोचती है। वो कहती है कि शायद ये जीव समुद्र के अंदर रहने वाले किसी प्राचीन जीव की प्रजाति है। शायद ये लेवियाथन हो या फिर क्रैकन हो या फिर कोई अन्य जीव। रूथ बताती है कि समुद्र की गहराई का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानों के लिए अनजाना है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आए हो सकता है कि ये करोड़ों साल पुराने समुद्री जीव हो जो अब वापस अपनी दुनिया में लौट आए हो। अगर ऐसा है तो शायद यही वजह है कि वो बारिश और पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जेसन रूथ की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि चाहे ये जीव कोई भी हो, ये घर अब भी उनका घर है और उन्हें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन समुद्र का खारा पानी पहले ही एन की पूरी बगिया बर्बाद कर चुका होता है और इतना ही नहीं, उनके पीने का पानी भी दूषित हो चुका था। एन घबराकर कहती है कि अब उनका भी वही हाल होगा जो बाहर के बाकी
लोगों का हुआ है, वो भूख और प्यास से मारे जाएंगे। जेसन उसको समझाता है कि वो ओस की बूंदों से पानी इकट्ठा कर सकते हैं और दोबारा पौधे उगाए जा सकते हैं, लेकिन एन साफ कहती है कि उनके पास इतना पानी ही नहीं बचा है कि वो इस तरह ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। एन कहती है कि वो हमेशा के लिए इस घर के अंदर कैद होकर नहीं रह सकते। अगर उन्होंने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोजा तो एक दिन इसी घर में उनकी मौत हो जाएगी। अब इसी बीच हम देखते हैं कि जेसन के लगाए हुए जाल में एक फेरेट फंस जाता है और वो जाल उसे अपने आप खींचकर घर के अंदर ले आता है। रूथ उस जानवर को देखने जाती है, लेकिन डरा हुआ फेरेट अचानक उसको काट लेता है। रूथ के हाथ में गहरा घाव हो जाता है और कुछ ही समय के बाद उस घाव में संक्रमण फैल जाता है और रूथ को तेज बुखार हो जाता है। उसे बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती, लेकिन परिवार के पास कोई दवा नहीं बची थी। अपनी बेटी को इस हालात में देखकर जेसन बुरी तरह परेशान हो जाता है। वो अपनी पुरानी कार में बैठता है और बार बार उसे पूरी ताकत से गराज के दरवाजे में भिड़ाने लगता है। उसका मकसद किसी भी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना होता है, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। आखिरकार जेसन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। परिवार के बाकी लोग दौड़कर उसकी मदद करने आते हैं और तभी जेसन की नजर घर की दीवारों और फर्श में पड़ी दरारों पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है। वो उन दरारों का पीछा करते हुए पूरे घर में आगे बढ़ता है, फिर जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ देर के बाद उसे जमीन के नीचे से सीवर की लाइन दिखाई देती है। जेसन समझ जाता है कि ये पाइपलाइन आसपास के दूसरे घरों से भी जुड़ी हुई होगी। उसे याद आता है कि ये पाइप शायद रिचर्डसन के घर तक जाता है। वहाँ पर मैक्स रहता था, जो पेशे से दांतों का डॉक्टर था। जेसन को उम्मीद होती है कि शायद मैक्स के घर में एंटीबायोटिक्स दवा मिल सकती है, लेकिन समस्या ये थी कि पाइप इतनी छोटी थी कि जेसन खुद उसमें से नहीं जा सकता था। तभी एन आगे आती है और कहती है कि वो जाएगी। एन उस बहुत छोटे पाइप से अंदर घुस जाती और धीरे धीरे रेंगते हुए रिचर्डसन के घर तक पहुंच जाती। घर के अंदर पहुंचने के बाद उसे मिसेस रिचर्डसन का सड़ा हुआ शव दिखाई देता है। एन खुद को संभालते हुए पूरे घर में दवाइयां ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे बेसमेंट में एंटीबायोटिक्स मिल जाती। वो कुछ बोतलें पानी भी साथ ले लेती ताकि वापस जाते समय परिवार के लिए पानी भी ले सके, लेकिन तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। जेसन खिड़की से एन को दवाइयों के साथ देख लेता है और उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहता है, लेकिन तभी जेसन को एहसास होता है कि रिचर्डसन के घर के अंदर वो रहस्यमय जीव पहले ही पहुंच चुका है। एन तुरंत छिप जाती, वो सही समय का इंतजार करती है और फिर चुपचाप उस क्रिएचर से बचते हुए वापस पाइप की तरफ बढ़ जाती। वो पाइप के अंदर घुसने वाली होती है कि अचानक उस जीव की नजर उस पर पड़ जाती है। एन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। वो मजबूरी में अपनी बंदूक निकालती है और उस जीव पर गोली चला देती। इसी दौरान जेसन हवा में लटकने वाले कपड़े को उसकी ओर फेंकता है। एन उसको पकड़ लेती है और जेसन पूरी ताकत लगाकर उसे वापस अपने घर के अंदर खींच लेता है। किसी तरह एन दवाइयों के साथ घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि बाहर मौजूद वो जीव पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके हैं और अगली बार शायद उनका सामना सिर्फ भागकर बचने से नहीं होगा। एन के सुरक्षित घर के अंदर पहुंचते ही जेसन उस रास्ते को तोड़कर पूरी तरह बंद कर देता है और उसके ऊपर भारी पत्थर रख देता है ताकि वो रहस्यमय जीव दोबारा उस रास्ते से अंदर न आ सके। इसके बाद एन रूथ को एंटीबायोटिक्स देती और कुछ समय के बाद दवा का असर होने लगता है, जिससे रूथ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती। जेसन एन से कहता है कि वो बच्चों को लेकर अटैक में चली जाए, क्योंकि अगर वो जीव दोबारा घर के अंदर घुसता है तो जेसन अकेले ही उसका सामना करेगा। लेकिन एन ऐसा करने से मना कर देती। वो कहती है कि वो एक परिवार है और अगर उन्हें उस जीव का सामना करना पड़ा तो वो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तभी ग्रैहम कहता है कि अब बहुत हो गया, वो हमेशा छिपकर नहीं रह सकते। अगर ये क्रिएचर किसी तरह उनके घर के अंदर आ सकते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वो बाहर भी निकल सकते हैं। इसीलिए डरकर घर में छिपे रहने और मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि अब वो इन जीवों के खिलाफ लड़े और बाहर निकलने का रास्ता खोजे। एन भी ग्रैहम की बात से सहमत हो जाती है और कुछ देर बाद जेसन भी उनकी बात मान लेता है। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर घर में मौजूद सामान से एक जाल तैयार करने लगता है। उनकी योजना के मुताबिक ग्रैहम उस जीव पर नजर रखेगा और उसका पीछा करेगा। रूथ सही समय पर रस्सी फेंकेगी। एन उस जीव को जेसन की ओर लेकर आएगी और आखिर में जेसन उसे जाल में फंसा देगा। काफी मेहनत के बाद उनका जाल तैयार हो जाता है और अब उन्हें सिर्फ बारिश शुरू होने का इंतजार करना था। आखिरकार बारिश शुरू हो जाती और पानी घर की हर दरार और
खुले रास्ते से तेजी से अंदर आने लगता है। तभी वो रहस्यमय जीव भी घर के अंदर पहुंच जाता है और परिवार तुरंत अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर देता है। एन उस जीव की ओर एक बॉम्ब फेंकती है जिससे उसके शरीर में आग लग जाती है। इसके बाद जेसन उसके ऊपर भाला फेंकता है, लेकिन उसका पहला वार निशाने से चूक जाता है। वो दोबारा कोशिश करता है और इस बार भाला सीधे उस जीव को जाकर लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो जीव रुकता नहीं है और लगातार परिवार का पीछा करता रहता है। दूसरी ओर घर के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए परिवार ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगता है। तभी ग्रैहम को याद आता है कि भाला नीचे ही छूट गया है और वो उसको लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन जैसे ही वो भाला उठाने की कोशिश करता है वो जीव अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्रैहम की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन जेसन और एन तुरंत उसको खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आते हैं और सभी लोग एटिक की ओर भाग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो जीव भी एटिक तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार परिवार उसके सामने भागने के बजाय एक साथ उसका सामना करने का फैसला करता है और जैसे ही उन्हें सही मौका मिलता है जेसन पूरी ताकत से भाला उस जीव के शरीर में घोंप देता है और वो जीव नीचे की ओर खींचने लगता है। जाल उसे पूरी तरह जकड़ लेता है, लेकिन उस जीव की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसके खींचने के दौरान घर की जमीन और दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती। इन्हीं दरारों के कारण घर में जमा पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। कुछ देर के बाद ये लोग मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। तब जेसन उस जीव की तरफ देखकर कहता है कि अगर वो उनकी बात समझ सकता है तो दरवाजा खोल दे। एन उसे रोकने की कोशिश करती और कहती है कि पूरा घर अब टूटने की कगार पर है। तभी जेसन को एहसास होता है कि शायद ये जीव शुरू से उन्हें नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते थे। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने रास्ते में आने वाली चीजों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इंसानों को मारना उनका असली मकसद ही ना हो। इसीलिए जेसन आखिरकार उस जीव को बांधने वाले उस जाल को काट देता है। आजाद होते ही वो जीव मेन डोर की तरफ जाता है और उसको खोल देता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही परिवार के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर चारों तरफ उसी की तरह अनगिनत रहस्यमय जीव मौजूद होते हैं। कुछ पल के लिए उनको लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी जिस जीव को उन्होंने पकड़ा था वो बाहर मौजूद बाकी जीवों से किसी तरह संवाद करता है और इसके बाद सभी जीव धीरे धीरे वहाँ से दूर चले जाते हैं और परिवार के लिए रास्ता साफ हो जाता है। 5 साल तक घर के अंदर कैद रहने के बाद पहली बार इन्हें बाहर निकलने का मौका मिला था। उन्हें बाहर पास में एक नाव दिखाई दी थी जिसे वो अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने साथ जरूरत का थोड़ा बहुत सामान भी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद जेसन, एन, ग्रैहम और रूथ उस घर को पीछे छोड़कर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। इतने सालों तक एक ही जगह पर कैद रहने के बाद अब उनके सामने एक पूरी नई दुनिया होती है और उनके मन में सिर्फ एक सवाल कि क्या इस भयानक घटना के बाद दुनिया में उनके अलावा कोई और इंसान बचे होंगे। इसीलिए परिवार समुद्र में आगे बढ़ जाता है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें कहीं और कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इस रहस्यमय तबाही से बच पाया हो। जिसके साथ द लास्ट हाउस की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।